ठंड आते ही देश भर में अलग अलग त्यौहार तो दस्तक देती है, पर पीछे कई बीमारियां छोड़ जाती हैं, जिससे अगर हमें सबसे ज़्यादा किसी को बचाना है तो वो है शिशु और बुजुर्ग वर्ग के लोग। नमस्ते दर्शकों, स्वास्थ्य चर्चा के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे उन तमाम रोगों के बारे में जो सीधा ठंड आते ही जो शिशु हैं वो उसकी चपेट में आ जाते हैं, और अगर सही समय पर इलाज ना मिले तो बिल्कुल ये जानलेवा साबित हो जाता है। इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए यूनानी चिकित्सक डॉक्टर ओसामा हमारे स्टूडियो मौजूद है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब ये जो शिशु पर हम लोग आते हैं, सबसे सेंसिटिव पोर्शन माना जाता है, सबसे एकदम कहा जाए कि बहुत ज़्यादा टेक केयर करके काम आगे करना पड़ता है। तो ऐसे में जो रोग की हम लोग बात कर रहे हैं, क्या रोग इन बच्चों को हो सकता है, और ठंड आते ही स्पेशली किस चीज़ से इन्हें बचाना है, किस तरीके की बीमारी की चपेट में शिशु वर्ग जो है वो आ सकते हैं? देखिए, शिशु वर्ग में जैसे अगर आप पहले तो शिशु हमको कहना है कि उनको तो न्यूबॉर्न बेबी से लेकर के अगर जो है जो आपका जो टीनेज तक है, तो उनमें जो है आप बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं जो इनको हम जो है कुछ प्रॉब्लम होती है, तो सर्दी बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं ऐसे में। लेकिन ख़ास करके जो आपके ठंड के हिसाब से अगर देखते हैं तो ठंड में तो एक तो सबसे बहुत ज़्यादा चीज़ उनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम कुछ भी हो सकता है। रेस्पिरेशन में जैसे आपको एस्थमेटिक कंडीशन हो सकता है, या रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस एक होता है उसका इन्फेक्शन हो सकता है। इसी तरीके से जो है आपका इन्फ्लुएंजा वायरस का अटैक जो है, जो नाक सर्दी नाक बहती रहती है, वो सब चीज़ें हो सकती है। और इसी तरीके से ब्रोंकाइटिस हो सकता है, टॉन्सिलाइटिस हो सकता है, सोर थ्रोट जो इसको बोलते हैं, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन की वजह से जो होता है। और सर्दी के मौसम में जैसे कुछ इस तरह की चीज़ें जो लेते हैं, जो ठंडी या खट्टी चीज़ें का सेवन करने से भी इस तरीके की चीज़ें, ये आपका स्ट्रेप्टोकोकल जो है रेस्पिरेटरी डिजीज़ ये हो सकता है। या कभी कभी जो है आपका जो है इंटेस्टाइनल फ्लू होता है जिसको बोलते हैं, जो कि आपका रोटा वायरस है या इस तरीके का जो इन्फेक्शन होता है, वो ठंडी में आपको हो सकता है। बच्चों में डायरिया की कंडीशन हो सकती है, जो कि ठंडी में भी होता है और दूसरे मौसम में भी होता है, लेकिन ठंडी में बहुत कॉमन है ये बच्चों को। वो मीटिंग उसके साथ में, मतलब चूँकि वो जब आपका रेस्पिरेटरी फ्लू का इन्फेक्शन होता है तो उसमें आपको डायरिया विद जो है वो मीटिंग ये कंडीशन हो सकती है। इसी तरीके से जब कुछ को इन्फेक्शन होते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपको सिर्फ जो है आप स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हो रहा है, तो उसके साथ में जैसे सोर थ्रोट हो रहा है, आपका स्ट्रेप्टोकोकल सोर थ्रोट हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारे नाक और जो थ्रोट एंड कान के बीच में एक जो है ओस्ट्रिशियन ट्यूब बोलते हैं उसको, एक कैनाल होती है, एक समझिए कि बारीक सा रास्ता होता है। तो सोर थ्रोट से वो इन्फेक्शन आपके कान तक जा सकता है, तो ईयर प्रॉब्लम भी हो सकती है बच्चों को। और फिर चूँकि नॉर्मल तो ये फ्लू की वजह से भी होता है, और जब ठंड क्लाइमेट ज़्यादा सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है तो बच्चों का नेज़ल कंजेशन होता है बहुत ज़्यादा, जिसको नॉर्मल मतलब उसको कोई इन्फेक्शन तो नहीं है एक्चुअली, लेकिन क्या है कि उसका जो नेज़ल जो म्यूकस है उसके अंदर जो है इन्फ्लेमेटरी कंडीशन हो जाती है, थोड़ी स्वेलिंग हो जाती है, और उसके अंदर हमेशा जो है नेज़ल सिक्रीशन बढ़ जाएगा और नाक बंद से होने लगेगी। नेज़ल सिक्रीशन, सर्दी खांसी म्यूकस, ये तो एक लक्षण बताया आपने, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर गलती आजकल हो जा रहा है तो वो पेरेंट्स को फ़र्क करने में हो जा रहा है कि साधारण सर्दी जुकाम या फिर एक फ्लू, ये दोनों में से क्या हुआ है, दोनों में फ़र्क क्या है, कैसे पता चलेगा कि नहीं अब बात गंभीरता की है, हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, इलाज कराना चाहिए। छोटे बच्चों में सर्दी खांसी काफ़ी आम चीज़ है जो हर आए दिन देखने को मिलता है, तो फ़र्क कैसे किया जाए कि ये एक इन्फेक्शन है, फ्लू है, या एक साधारण लक्षण है? देखिए, नॉर्मली तो देखिए जो इन्फेक्शन वाली जो कंडीशन होगी, रनी नोज तो दोनों में हो सकता है, जो कि नॉर्मल इन्फेक्शन के बगैर भी हो सकता है, जो सिर्फ क्लाइमेट चेंज होने की सर्दी की वजह से रनी नोज होगा, मतलब फ्लूइड का सिक्रेशन होता रहता है। लेकिन जब इन्फेक्शन होगा तो फ्लूइड का सिक्रेशन ज़्यादा बढ़ जाएगा, इवन कि उसमें कलर चेंज हो सकता है, आपका सिक्रेशन जो हो रहा है ना येलोइश कलर हो सकता है उसमें जो है, या फिर बॉडी का टेम्परेचर रेज हो जाएगा। इन्फेक्शन में खास है कि आपका बॉडी का टेम्परेचर, फीवर की कंडीशन हो सकती है, जो है हॉर्सनेस ऑफ वॉइस होगी, मतलब उसमें जो है आवाज़ जो है थोड़ी सी भारी हो जाएगी, क्योंकि वो नाक से लेकर के थ्रोट तक जो है आपका वो इन्फेक्शन अफेक्ट करता है, चूँकि नेबरिंग जो भी ऑर्गन्स होते हैं उसको वो अफेक्ट करता है। तो वो कंडीशन होगी तो उससे क्लियर हो है कि हाँ ये इन्फेक्शन फीवर हो रहा है इसको, और जो है आपका हॉर्सनेस ऑफ वॉइस हो रही है, तो ये कि हाँ ये नॉर्मल फ्लू नहीं इन्फेक्शन हो सकता है, तो आपको फिर डॉक्टर से संपर्क करने की ज़रूरत पड़ेगी इस कंडीशन में। नॉर्मल रहेगा तो उसमें सिर्फ सिक्रेशन होगा, सिर्फ कंजेशन होगा, सांस लेने में रात में जो है थोड़ा सा, हालांकि इसमें भी होगा ये चीज़ जो है कि नेज़ल ब्लॉकेज हो सकता है इन्फेक्शन में, लेकिन उसमें भी जो आपका नॉर्मल जो है सिर्फ क्लाइमेट चेंज होने से, तो उसमें सिर्फ जो है सलाइन वाटर का जो है अगर ड्रॉप देते हैं तो उससे वो क्लियर हो जाता है। लेकिन जब इन्फेक्शन की कंडीशन होती है तो उसमें तो सिर्फ इससे नहीं होगा, जो है नेज़ल सलाइन जो है अगर आप देते हैं कि उसको सिर्फ क्लियर करने के लिए नोज़ को, कि
और मेडिसिन उसमें और ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है, बाकी ठंड से बचाना है। और वेपर्स वगैरह दे सकते हैं उस कंडीशन में। वेपर तो दोनों में देंगे तो जो है आपको उसमें करेगा कि हॉट वाटर का वेपर जो है उसमें नेजल सिक्रेशन को वो क्लियर करके और थोड़ा सा क्लीननेस और जो इन्फ्लेमेटरी कंडीशन होती है उसको वो कम करता है। मतलब भाप देना बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। भाप देने से फ़ायदा होगा वो। इन्फेक्शन में भी इवन की भाप देने से जो है वो आपका जो नेजल सिक्रेशन होता है वहाँ पर बैक्टीरिया और ज़्यादा एक्यूमुलेट होने लगते हैं और उसकी वजह से क्या होता है कि फिर आपका दूसरा कोई इन्फेक्शन भी हो सकता है। या नेबरिंग जो ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि ईयर का, जैसे भी मैंने बताया भी, बच्चे क्या है जो 6 मंथ है या वो जब तक वो बोलते नहीं 1 ईयर तक, एक से बल्कि 2 साल तक अगर क्लियर कहूँ तो मैं 2 साल तक जब तक क्लियर बातचीत नहीं करते हैं, तो जैसे कान में दर्द हो रहा है, सिर्फ बच्चे रात में हो रहे हैं अचानक, और बहुत छोटे बच्चे जो 6 मंथ तक होते हैं वो तो बिल्कुल से हाथ भी नहीं बच्चे रो रहे हैं, तो आमतौर से कॉमनली जो है बच्चों को ईयर में जो है पेन होता है, उसकी वजह से उस तरीके से रोते हैं। इंटरनल पेन भी हो सकता है या ईयर पेन। हम लोग कभी भी कोई बच्चा अगर आता है जो बातचीत नहीं करता और माँ या जो है पेरेंट्स उसकी जो हिस्ट्री देते हैं कि बच्चा बहुत ज़्यादा रोता है जी, तो रोना है कि हालांकि सर्दी में अगर का मौसम है तो कान का हम लोग ज़्यादा स्ट्राइक करता है कि इनको जो है ईयर पेन हो सकता है। उसमें दो तो एक इन्फेक्शन की वजह से होता है, कभी कभी माँ की गलती से भी होती है। मदर जैसे क्या है कि फीडिंग के टाइम पे जो है कि जो हमारा जो ऑस्ट्रिचियन ट्यूब जो गले और जो कान के बीच में जो ऑस्ट्रिचियन ट्यूब जो एक कैनाल है वो लॉन्गर और थिनर है, वो समझिए कि वो उसकी जो है वो कैनाल, लेकिन जो बेबी होते हैं उनमें शॉर्टर एंड वाइडर होता है। मतलब वो जो कैनाल होती है वो छोटी होती है और चौड़ी होती है। तो उसमें क्या होता है कि उनको इजीली जब मदर फीडिंग करते हैं तो फीडिंग के टाइम में अगर जो है उनका बॉडी थोड़ा सा जो है हेड बॉडी से हेड अगर अप रहेगा तो फीडिंग के टाइम वो जो है मिल्क जो है उनके ईयर में नहीं जा पाता है उसकी वजह से और इन्फेक्शन नहीं होता। लेकिन अगर वही मदर जो है क्या होता है कि लेटे लेटे ही फीडिंग करा ले रही है या उस तरीके से उसका हेड को अप नहीं कर रही है, तो उसमें क्या होगा कि वो जो फीडिंग के टाइम में बेबी को जो है जब वो सकलिंग करता है, जब बेबी फीड के टाइम में, तो क्या है कि उसका माउथ से जो है वो मिल्क जो है मदर फीडिंग के टाइम में वो उसके ईयर में चला जाता है, जिसकी वजह से चूँकि एक्सटर्नल या फॉरेन मटेरियल ईयर में जाने की वजह से फिर ईयर में इन्फेक्शन होता है, तो फिर पेन होता है बच्चों को। ये बहुत कॉमन है बच्चों में, ये किसी भी सीजन में, सर्दी में से नहीं, लेकिन सर्दी में क्या कि आपका इन्वायरमेंट की वजह से आपका गले में या नोज़ में प्रॉब्लम बढ़ रही है तो ये इन्फेक्शन साथ में कैरी करके लेके जाएगा। अदर मौसम में भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। फिर क्या है कि आपको फिर जो है आपका ओटाइटिस मीडिया होने के चांसेस होते हैं, जो कान का इन्फेक्शन एक तरीके से समझ लीजिए, या उसमें से फिर इन्फेक्शन के बाद इवनली ईयर डैमेज हो सकता है, उसको हियरिंग इम्पेयरमेंट हो सकती है। तो मतलब उसमें खासतौर से प्रॉपर ध्यान रखने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ है जैसे कि एस्थमेटिक कंडीशन होती है या फिर रेस्पिरेटरी जो दूसरी कंडीशन होती है, रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस का जो इन्फेक्शन होता है या स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन होता है जो रेस्पिरेशन में, सोर थ्रोट में, तो इनमें भी आपको ध्यान रखना है कि ये इन्फेक्शन जब अगर मदर फीडिंग करती है तो ये इन्फेक्शन साथ में आपको आपने अस्थमा के बारे में जिक्र किया है। अस्थमा एक ऐसी आम बीमारी हो गई है जो पहले देखा जाता था कि कई बड़े लोगों में, अडल्ट्स में आता था, पर अब अस्थमा न्यू बॉर्न बेबीज को भी हो रहा है और कई बार चोक कर जाते हैं बच्चे। तो इसके लिए क्या उपाय है, या फिर ये अस्थमा का बढ़ोतरी दिख रहा है ये किस वजह से हो सकता है बच्चों में? अस्थमा की शुरुआत कहाँ से होती है? क्योंकि न्यूबॉर्न बेबी तो न्यूबॉर्न है, क्या गलती हो जाता है जब वो बच्चा जो है गर्भ में रहता है, कहाँ से शुरुआत होती है? अस्थमा फिलहाल एक ऐसी बड़ी परेशानी बन गई है कि हर अस्पताल में अगले बच्चा जो है वो जन्म जो ले रहा है वो अस्थमा से ग्रसित दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में क्या उपाय है, क्या ना करें कि बच्चा जो है वो जब जन्म ले तो अस्थमा से बिल्कुल एकदम आराम से रह पाए, उसको अस्थमा ना पकड़े? देखिए, अस्थमा असल में एक्चुअली अगर देखेंगे तो अस्थमा एक जो है एलर्जिक कंडीशन बोल सकते हैं उसको। मतलब जो हमारा लंग्स, जो हम सांस ले रहे हैं, सांस जो है एक पूरा रेस्पिरेटरी कैनाल है, नाक से या मुंह से जो भी सांस लेते हैं आप, तो आपका रेस्पिरेटरी कैनाल में नाक से ही शुरुआत हो रही है, नाक के बाद नेजल कोंका, या उसके बाद जो है आपका जो है गला है, गला से नीचे फिर जो है आपका ब्रोंक्यूल्स है ना, तो उसके बाद फिर अल्विलाई है जो लंग्स का जो बिल्कुल नीचे का पार्ट्स है वो। तो ये पूरा जब रेस्पिरेटरी नॉर्मल हम जब सांस लेते हैं तो वो जाता है तो फिर डिस्टेंड करता है, फिर जब हम जिसको इंस्पिरेशन बोलते हैं, और जब एक्सपायरेशन करते हैं कि जब एक्सहेल करते हैं, जब हम वापस जो है एयर को बाहर की तरफ निकालते हैं तो पूरा जो है वो सिकुड़ता है फिर बाहर की तरफ। एस्थमेटिक कंडीशन में क्या होता है कि जब हम सांस लेते हैं तो वो जो एक्सहेल के दौरान में जो वो आपका जो है बिल्कुल एक्सपेंशन जिसका हो रहा था लंग्स का और जो अल्विलाई का,
और प्रॉपर नहीं हो पाता है, या कहीं भी उस रेस्पिरेटरी कैनाल में चौकिंग टाइप की कंडीशन होती है, नहीं सिकुड़ने लगता है किसी एबनॉर्मलिटी या एलर्जिक कंडीशन की वजह से। कोई चीज़ ऐसी है वो क्लाइमेट से भी हो सकता है, जैसे एलर्जी आपको किसी एलर्जिन से, जैसे आपका डस्ट से हो सकता है, किसी को जो है आपका जो वुलन क्लोथ्स होते हैं उनसे भी होता है। तो उन चीज़ों से आप, जैसे एक बात बहुत अच्छी आपने कही कि बच्चों में भी ये कंडीशन देखा था। बच्चों में पहले भी ऐसा नहीं है कि नहीं होता था, लेकिन अभी क्या है कि जो है मेडिकल फील्ड बहुत ज़्यादा डेवलप हुई है। तो पहले क्या होता था, जो बच्चे ऐसे होते थे जो प्री मैच्योर बेबी होते थे जी, तो उनका सर्वाइवल बड़ा मुश्किल होता था। अभी क्या है कि प्री मैच्योर जो बेबी होते हैं उनका भी सर्वाइवल पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो ऐसे इसमें आप बोल सकते हैं कि उसमें क्या प्रिकॉशन लिया जाए। तो मैं कहूँगा कि जब आप प्रेगनेंसी के लिए आप जब बेबी प्लान करते हैं उस टाइम से भी आपको ऐसा ध्यान रखना है कि हमारी प्री मैच्योर डिलीवरी या प्री मैच्योर लेबर ना हो, क्योंकि उस कंडीशन में क्या होता है, जब भी प्री मैच्योर बेबी की जो है बर्थ होती है तो उसमें प्रॉपर उसका लंग्स जो है, एक बोलते हैं कि जब बच्चों का 9 मंथ या उस आसपास में जिसकी डिलीवरी हो रही है तो उसका प्रॉपर लंग्स इस तरीके से डेवलप हो गया है कि वो एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर में इजीली वो जो है रेस्पिरेशन वो कर सकता है। लेकिन क्या होता है कि जब प्री मैच्योर बेबी होती है या इस तरीके से मदर की खान पान हुई कि उसको किसी, मान लीजिए कोई अल्कोहलिक है या कोई मदर जो है ये स्मोकिंग करती है, तो क्या होगा उस कंडीशन में उसको कि प्री मैच्योर लेबर होने के चांसेस होते हैं। तो उसमें क्या होगा कि उसका प्रॉपर लंग्स डेवलप नहीं हुआ है और सडनली उसकी जो है लेबर पेन होता है और फिर डिलीवरी होती है, तो लंग्स उसमें कुछ इंजेक्शन वगैरह दिया जाता है कि वो प्रॉपर डिलीवरी से पहले उसको जान बचाने के लिए कि नॉर्मल प्री मैच्योर हो रहा है, अगर बेबी टाइम से पहले बेबी जो है कि जो है बर्थ हो रही है तो उसमें कुछ मदर को इंजेक्शन भी दिया जाता है ताकि प्रॉपरली लंग्स डेवलप है। इस तरह की जो अस्थमेटिक कंडीशन होती है, अब चूंकि लंग्स प्रॉपर डेवलप नहीं हुआ है और फिर वो फिर बच्चा जो है उसकी हो गई है तो उसको तो प्रॉब्लम होगी वैसे भी। अब चूंकि वो नॉर्मल एटमॉस्फेयर में उसका वैसे मदर के जो यूट्रस में उनका प्रॉपर डेवलप होना चाहिए था तो वो नहीं हो पाया। अब वो बर्थ के बाद हो रहा है तो प्रॉपर उस तरीके से नहीं पाता, तो एलर्जी कंडीशन उसके में हो सकता है। इवन कि बहुत सारे जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं प्रीमेच्योर, उनको तो आपको जो है ऑक्सीजन के ऊपर रखना पड़ता है, वेंटिलेटर पर भी रखना पड़ता है, इस कंडीशन भी होती है। तो उसकी वजह यही होती है। तो फिर अब ऐसे बच्चे जो होते हैं उनके ऑलरेडी जो है वो उस टाइम में वो इम्यून कमज़ोर होगा, फिर बच्चे जो है ज़्यादा सेंसिटिव होंगे, जो उनके जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होंगे, तो उस कंडीशन में ये सारी चीज़ें सिमेट्रिक हो सकती है। तो यानी कि माँ का सही प्लान करना होगा। बाकी एटमॉस्फेयर कंडीशन वो किसी को, कुछ लोगों को ऐसा भी होता है कि जेनेटिक भी हो सकती है, मतलब किसी को भी किसी चीज़ से एलर्जी हो सकती है। जैसे वो खान पान में भी हो सकती है कि आपको कुछ खा रहे हैं और आपके बॉडी में इचिंग होने लग रही है, कुछ खा रहे हैं और आपके बॉडी में जो है दाने निकल रहे हैं। कि बहुत सारे लोग आप सुनेंगे कि जो है बैगन खाते हैं तो उनसे इचिंग होती है, किसी को अरवी या तोरई खा रहे हैं तो उनसे हो रहा है। वो एक तो खाने पीने की एलर्जी हो रही है, वो बॉडी में आपको दिख रहा है। लेकिन कुछ एलर्जी हमारे सांस लेने से, जो हमारे फॉरेन पार्टिकल जैसे डस्ट के पार्टिकल्स हैं या हम जो सांस रेस्पिरेशन में ले रहे हैं उसमें बहुत सारे पार्टिकल हमारे लंग्स में जा रहे हैं, बहुत फाइन पार्टिकल्स। तो उसके एलर्जी की वजह से उसके बॉडी हमारे उसके अगेंस्ट में रिस्पॉन्स कर रही है और जो हमारे अलवेलाई सिकुड़ जा रहे हैं, प्रॉपर एक्सपेंशन उनका नहीं हो पा रहा है, तो वही हम उसको एक्सट्रीमेटिक कंडीशन है। तो हम ऐसी मेडिसिन फिर उसमें उसको सजेस्ट करेंगे। पहली चीज़ तो जो भी एलर्जेंस है उससे आप बचिए। दूसरी चीज़ बेबी को बचाइए, अगर न्यू बॉर्न बेबी है या छोटे बच्चे हैं उनको है तो। दूसरी चीज़ है ऐसे मेडिसिन दे जो उसके लंग्स को प्रॉपर एक्सपेंड करे, इस कंडीशन में उसको एलर्जी करके जो कंडीशन या जो उसके अंदर जो है सिकुड़न जो हो रही, जो प्रॉपर एक्सपेंशन नहीं होने दे रहा है, वो चीज़ ना हो उसमें। अब रेस्पिरेटरी की बात हो रही है, अस्थमा अगर आता है तो वो सीधा रेस्पिरेशन से कनेक्ट होता है, तो वो कहीं ना कहीं लंग्स पे भी आता है। ऐसे में बच्चों को गर्माहट में रखने की हमेशा हिदायत होती है अस्पताल से ही। तो अब मौसम भी ठंड का है, तो क्या है कि कई पेरेंट्स जो हैं अभी बच्चों को घर लाते हैं और नेचुरल गर्माहट ना देकर घर में रूम हीटर लगा देते हैं। तो रूम हीटर का प्लस भी है माइनस भी है, तो सीधा बच्चों पर इसका क्या प्रभाव है? अगर जो छोटे बच्चे हैं जो खासकर ऐसी रेस्पिरेटरी डिजीज़ से, लंग्स की परेशानी से जूझ रहे हैं, तो वैसे में जो रूम हीटर्स जो आर्टिफिशियल लगाया जाता है उसका क्या प्रभाव बच्चों के रेस्पिरेशन पे है? क्या उसे लगाना चाहिए? क्या उस तरीके की गर्माहट बच्चों के लिए ठीक है या नहीं है? देखिए, अभी जैसे एलर्जी कंडीशन हो रही है तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे जो बच्चे ठंड से ज़्यादा उनको इफेक्ट हो रहा है, तो वो ठंड की वजह से उनको एलर्जी हो रही है। इनकी ठंड, उनका लंग्स जो है उसको अडॉप्ट नहीं कर पा रहा है, उससे जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर का जो बाहर का जो एयर है उसका टेम्परेचर कूलिंग है वो जो लंग्स में जा रहा है, तो उस ठंड की वजह से भी सिकुड़न हो रही है। तो ऐसे में तो अब क्या करते हैं लोग के घरों में तो अब हीटर लगा लिया है, ब्लोअर का यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो है रूम टेम्परेचर बढ़ रहा है। बहुत सारे क्या करते हैं रूम बंद करके कर रहे हैं। अब क्या है कि रूम बंद कर रहे हैं और जो भी एटमॉस्फेयर में एयर, जो मैंने अभी बताया था शुरू में कि ठंड के मौसम में वैसे भी हमारे जो एटमॉस्फेयर में एयर है उसमें नमी की कमी हो जाती है।
ठीक है। अब उसमें क्या करेंगे, जब और देंगे तो ड्राइनेस, बहुत ज़्यादा ड्राई एयर हो जाएगी, लंग्स सांस ले रहे हैं पूरे, उनका हलक सूख रहा है, गले में सूखे हैं, नाक में जो है ड्राइनेस ज़्यादा हो रही, तो वो भी आपके बॉडी के लिए, हमारे बॉडी में जो सिक्रेशन, जो म्यूकस मेम्ब्रेन जो नेजल है या जो रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में है, तो उसमें नमी भी ज़रूरी है। मतलब बहुत ज़्यादा भी ना, मतलब उसके लिए हार्मफुल होगा, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस भी उसके लिए हार्मफुल होगा। एक जो है नेचर ने जो है जो हमारे बोल सकते हैं ऊपर वाले ने जो उसमें प्रॉपर जो है जो सेल्स दिए हैं, उसमें सिक्रेशन नॉर्मली हो रहा है, जो उसको सिर्फ आपको जो है मॉइस्ट रखने के लिए। तो क्या गर्माहट के लिए आप ज़्यादा जैसे ड्राइनेस देंगे, एक तो उसकी वजह से ड्राइनेस ज़्यादा होगी, जब हॉट एयर आएगा उससे, हीटर की वजह से रूम में टेम्परेचर बढ़ेगा, तो उसमें तो वो आपके जो है ड्राइनेस होगी तो प्रॉब्लम करेगा। दूसरी चीज़ है कि बहुत ठंड की वजह से रूम बंद करके करते हैं तो सफोकेशन हो सकता है, उस कंडीशन में बच्चों की डेथ हो सकती है इवन की, अगर उसको प्रॉपरली केयर नहीं किया है तो इस तरीके से खास करके नाइट में, मतलब दिन में आप कर रहे हैं, रूम में प्रॉपर फ्रेश एयर भी का जो है उसमें वेंटिलेशन हो रहा हो, तब तो ठीक है किसी हद तक, मतलब टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए आप यूज़ करिए। लेकिन ऐसा नहीं कि रात में सो रहे हैं रूम में बंद करके और उसमें रूम हीटर या ब्लोअर का यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें बच्चों के ऊपर, इवन के बड़ों को भी नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है उसमें। तो पहले बहुत सारे आपने सुना भी होगा, मैंने बचपन में, कि जो है लोग रूम हीटर के बजाय जो है गाँव देहात में जो यहाँ पर बोलते हैं बोरसी यूज़ करते हैं, बोरसी बोलते हैं, जिसमें आग जला करके या जो है आपका धान की जो भूसी होती है या उस तरह की चीज़ें जला करके, या आग का जो है वो लकड़ी जला करके, और फिर लकड़ी जला कर धुआं खत्म हो गया, फिर जो उसके कोयले वाले जो आग रह गई उसको ले आकर के बेड के नीचे रखते हैं, जब चारपाई का चलन बहुत ज़्यादा था। गांव में अभी भी वो चीज़ें यूज़ करते हैं, लेकिन पहले क्या था कि वो जो पक्का मकान नहीं होता था, तो उसमें बहुत सारे एयर निकल जाते थे, तो उतना ज़्यादा प्रॉपर नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ता था, क्योंकि फ्रेश एयर भी रूम में आ जाती थी। लेकिन अगर क्लोज्ड है आपका जो है छत का मकान है, उसमें प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, तो इस तरीके से करेंगे तो क्या है कि वो तो ऑक्सीजन को आग को पकड़ने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, फिर ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी फिर रूम के अंदर में, और रूम आपका अगर क्लोज है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो कि ऑक्सीजन को यूज़ करके कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने के बाद वो कम होने लगी ऑक्सीजन, तो कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ने लगता है, वही जो आग जो है रूम के हीटर में। गांव देहात में अगर इस तरीके से लोग करते हैं तो उसमें खास तौर से बचने की ज़रूरत है कि ये आग जला करके जो रात में रहते हैं, रूम हीटर के अलावा जो गांव में करते हैं, उसमें क्या है कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें इवन की डेथ हो जाती है, और ब्रेन के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है, इवन के डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है अगर उस तरीके से होते हैं, और डेलीरियम और हेलुसिनेशन की जो है ब्रेन के अंदर जो है, अगर इस तरीके से रूम में अगर कोई बच्चा या कोई भी आदमी अगर उस तरीके से बंद रूम में रहता है तो सफोकेशन होगा, और फिर कार्बन मोनोऑक्साइड का जो है प्रोडक्शन की वजह से उस आके वो नेगेटिव इफेक्ट पर करके जो है ब्रेन को इफेक्ट करता है, इवन की लंग्स को। तो ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है क्लोज्ड रूम। तो लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि वेंटिलेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आप रूम हीटर्स का इस्तेमाल करते हैं तो वेंटिलेशन होना बहुत ज़रूरी है, और एक एज अ ऑल्टरनेट अगर बच्चों को गर्म रखने के लिए हॉट वाटर बैग का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, या फिर वाटर का शीट्स आ गया है आजकल बिस्तर पे बच्चों के लगाने के लिए, वो भी बच्चों को गर्म कर सकता है। अब एक छोटे बच्चों की वर्ग हो गया, थोड़े बड़े बच्चों पर जाएंगे तो ठंडा आते ही लोग पानी का सेवन बिल्कुल न के बराबर कर देते हैं, जो कि एक बड़ी परेशानी बन जाती है, क्योंकि हाइड्रेटेड रहना हर एक डॉक्टर्स का हिदायत रहता है विंटर सीजन्स के समय। तो हाइड्रेशन किस तरीके से छोटे बच्चों में मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि उनको पानी भी देना नहीं होता है, कई बच्चे मदर मिल्क पर फीड कर रहे होते हैं, और उससे बड़े बच्चे हैं वो अपनी पसंद से पानी लेना ना पसंद करते हैं। तो ऐसे में क्या हिदायत है, हाइड्रेशन कितना ज़्यादा ज़रूरी है शरीर में विंटर सीजन के लिए, और किस तरीके से शिशु जो हैं वो अपने आप को पूरी तरीके से मॉइस्चर्स और हाइड्रेटेड रख सकते हैं? देखिए, एक तो अभी जैसे बहुत अच्छी आपने बात कही कि जो कुछ बच्चे होते हैं सिर्फ मदर फीड के ऊपर होते हैं, तो 6 मंथ तक तो ऐसे बच्चों को हम बोलते भी हैं कि 5 मंथ 6 मंथ तक जो है मदर की फुल्ली जो है मदर जो है फीड, मदर की जो फीडिंग है उसके ऊपर जो है डिपेंडेंट उनको रखने के लिए। क्योंकि एक तो और बहुत अच्छी बात इसमें यह है कि जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, जैसे जब जन्म के बाद फ़ौरन जो है जो मदर का मिल्क होता है जिसको कोलोस्ट्रम बोलते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेबी को देने के लिए, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे वैसी चीज़ें होती है जो एलर्जी की एस्थमेटिक कंडीशन से भी बचाती है, जैसे आईजीजी एक तरीके का वो केमिकल है हमारे बॉडी के अंदर जो मदर के मिल्क में होता है, जो बॉडी के इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, जो एस्थमेटिक कंडीशन या रेस्पिरेटरी या इस तरह का जो इन्फेक्शन उससे प्रोटेक्ट करता है उसको। बच्चों को हाइड्रेट करने के लिए जो है, जो छोटे बच्चे हैं उनको मदर फीड से ही इतना सफिशिएंट होता है कि वो बॉडी उनका हाइड्रेट रहे। लेकिन जो थोड़े बड़े बच्चे होते हैं, अच्छा उसमें क्या पेरेंट्स भी कुछ गलती करते हैं। पेरेंट्स क्या गलती करते हैं कि बच्चा बहुत सारे जो होते हैं कि वो
बेड वेटिंग का जो है बच्चे उस तरीके के जो है उनको प्रॉब्लम होती है, तो क्या करेंगे, पानी उनको और कम पिलाएंगे, तो उससे क्या है कि और बॉडी के अंदर जो है प्रॉपर जो हाइड्रेशन नहीं होगा। तो उसमें एक जो है कि जो एडल्ट है उसमें आप जो है 2 से 2.5 लीटर हम लोग मिनिमम बोलते हैं कोई भी जो है उनको वाटर इनटेक के लिए, अकॉर्डिंग टू फिर एज और वेट। फिर छोटे बच्चे हैं तो उनको कम से कम जो है कुछ एज के अकॉर्डिंग जो है वो 1 से 1.5 लीटर 2 लीटर जैसा एज होगी और जैसे उसकी वेट होगी उसके अकॉर्डिंग वाटर जो है उनको लेना है। अगर हमारा जो ही फूड जो डाइजेस्ट हो रहा है तो हम वो हमारे बॉडी का समझिए कि वो जो भी हम फूड ले रहे हैं वो हमारे बॉडी की जो भी रिक्वायरमेंट है उसकी वो पूरी कर रहे हैं। अगर हम वाटर इनटेक कम करेंगे तो हमारा मेटाबॉलिज्म भी कम हो जाएगा, क्योंकि प्रॉपर एब्जॉर्प्शन एज ए व्हीकल भी वाटर काम करता है, प्लस बॉडी को हाइड्रेट भी रखता है, जो कि बॉडी को हाइड्रेट रखेगा तो हमारा जो नॉर्मल बॉडी का जो सेल्स है वो प्रॉपर फंक्शनिंग कंडीशन में, जो हेल्दी फंक्शनिंग कंडीशन में होते हैं वो। अगर वो डिहाइड्रेशन होगा तो इसीलिए वाटर इस तरीके की बेड वेटिंग है तो उसको कि दूसरी जो प्रॉब्लम है उसको ख्याल रखते हुए उसको पानी का प्रॉपर जो है जो भी वाटर जो रिक्वायरमेंट है या फ्लूइड का इंटेक जो है वो मेंटेन करने की ज़रूरत है। कि ऐसा नहीं कि उसको कम करेंगे तो फिर दूसरी प्रॉब्लम हो सकती है, डाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत ज़्यादा अगर वाटर जो है इस तरीके से कम करेंगे, इवन के जो सीनियर सिटीज़न है जो उनको खास करके डायबिटिक पेशेंट है, अगर उनका जो है वाटर प्रॉपर मेंटेन नहीं करेंगे तो किडनी पे भी इफेक्ट पड़ता है ना। तो वो ध्यान रखना है हर एज वर्क के लिए कि प्रॉपर जो हाइड्रेशन, इवन की आपका जो स्किन में ड्राइनेस होती है और फिर जो है मॉइस्चर रखने के लिए जो है आप जो है क्रीम वगैरह भी यूज़ करते हैं, तो वाटर इनटेक प्रॉपर करेंगे तो वो जो स्किन में ड्राइनेस है वो भी कमी आएगी, उसमें आप प्रॉपर हाइड्रेट रहेगा। अब स्किन ड्राइनेस पे आए तो बच्चों को बहुत ज़्यादा चर्म रोग भी ठंड के मौसम में देखने को मिलता है, और सबसे बड़ी परेशानी ये होती है क्योंकि बच्चे जो हैं वो व्यक्त नहीं कर पाते हैं, उनका रोना शुरू हो जाता है, स्किन पे रेडनेस और ड्राइनेस, इचनेस, सारे खुजली भर जाता है। तो ये क्या वजह है? ठंड में आपने बताया कि मॉइस्चर कम होता है, इस वजह से भी होता है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ बच्चों में देखने को मिलता है। तो पेरेंट्स को कोई सुझाव अगर देना चाहे कि क्या वो करें कि इसे रोकथाम किया जा सके? देखिए, एक तो जैसे कि वो ड्राइनेस की वजह से एक तो बच्चों को जो प्रॉपर जो है मॉइस्चराइजर जो है वो तो बॉडी में यूज़ करने का है, प्लस जो हाइड्रेट रखने से भी है। फिर बच्चों में एक जो है ना, और बहुत जो न्यू बॉर्न बेबी या 6 मंथ 1 ईयर तक जो बच्चे होते हैं उनके अंदर एक ओरल थ्रश होता है, स्किन प्रॉब्लम में उसको मतलब एक तरह का फंगल होता है वो बच्चों में प्रॉपर जो है उसकी माउथ की क्लीनिंग अगर नहीं हो रही तो ओरल थ्रश वाइट जो है आपका जो है एक लेयर रस्ट टाइप का बन जाता है, तो उसको प्रॉपर क्लीन करने की ज़रूरत है और उस कंडीशन में फिर एंटी फंगल मेडिसिन भी देने की ज़रूरत पड़ती है। तो एक तो वो ध्यान रखना है। फिर फंगल इन्फेक्शन ऐसा नहीं कि स्किन बहुत ज़्यादा ठंड में इस तरीके का तो नहीं बोल सकते, लेकिन एलर्जिक भी हो सकता है किसी को, ड्राइनेस की वजह से इचिंग होती है और उसकी वजह से क्रैक्स भी पड़ जाते हैं बहुत सारे स्किन में या आपके जो है चीक्स पे या फिर फूट पे। तो प्रॉपर जो है उसको मॉइस्चराइजर का यूज़ करके उसको मेंटेन रखने से जो है वो स्किन प्रॉब्लम में कमी कर सकते हैं। अब ये तो हो गया, प्रदूषण भी कहीं बहुत बड़ा इसमें जो है रोल प्ले करता है। जो वायु प्रदूषण है वो इस वक्त ठंड में सबसे ज़्यादा 12 महीने में राइज पे रहता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो डेटोरिएट करता है, बहुत ज़्यादा प्रदूषण देखने को मिलता है, जिस वजह से अगर जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है वो है बुज़ुर्ग और छोटे बच्चे। तो छोटे बच्चों को तो अब हम लोग प्रदूषण रोक नहीं सकते हैं एक बार में, तो बच्चों को किस तरीके से सेफगार्ड किया जा सकता है, किस तरीके से उसे इंडोर रख के, या फिर आजकल कई मशीनें आ गई है, एयर प्योरीफायर्स हो गया, या फिर किसी भी तरीके से उसको कुछ पिलाया जाए ताकि टॉक्सिकेशन बाहर जाए, क्या किया जाए? बच्चे क्योंकि एक्सरसाइज करने के लिए या फिर योगा करने के लिए बिल्कुल भी सक्षम नहीं होते हैं, वही बुजुर्ग और बड़े लोगों के पास विकल्प होता है कि वो बचाव कर सके। तो ऐसे में छोटे बच्चों को हम लोग वायु प्रदूषण से खास तौर पे किस तरीके से बचाएं ताकि वो ठंड का मौसम एटलीस्ट जो है पूरा पार कर सकें अच्छे से? देखिए, एक तो आपने बहुत अच्छी बात कही कि ठंड के मौसम में क्या होता है कि प्रदूषण जैसे बहुत सा आग जलाने का बहुत चलन होता है जगह जगह में, और उस तरीके से, और जैसे क्या है ना कि जो चीज़ें गर्मी में बहुत से लोग अवॉइड करते हैं कि एटमॉस्फेयर में जो है आपका प्रदूषण होगा जो आग के जलाने से, तो ठंड में उस चीज़ को नहीं ख्याल रखते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है आप वो ज़्यादा होता है। दूसरी चीज़ क्या, फॉग होता है जो ठंड में, तो फॉग की वजह से जब आप कुछ भी इस तरह की प्रदूषित चीज़ें जो जलाते हैं जिससे कि एटमॉस्फेयर में जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड या जो कार्बन का जो है पार्टिकल्स है उसका जो है एटमॉस्फेयर में लोड बढ़ता है, क्योंकि आपका फॉगिंग की वजह से वो ज़्यादा आपका जो है एटमॉस्फेयर में जो है वो देर तक रिटेन करता है बोल सकते हैं। अब जब उसी एटमॉस्फेयर में अगर आप सांस ले रहे हैं तो हमारे लंग्स में जाएगा, और हमारे लंग्स में जो है जो अल्विलाई है वहाँ जाकर के डिपॉजिट भी होता है वो, फिर जैसे आपके बहुत सारे पार्टिकल, जैसे मैंने भी कहा कि एस्थमेटिक, और जिन लोगों को अस्थमा होती है, खास करके जो बच्चों को सांस की समस्या है
अगर इस तरह का जो है आग जला रहे हैं या इसमें जो कार्बन पार्टिकल या इस तरीके से जो पार्टिकल है वो बहुत ज़्यादा उनके लिए फिर तो सांस लेना मुश्किल है उनके लिए। उनको लगता है कि जैसे मेरे सीना जो है वो एक्सपेंड नहीं कर रहा है, कोई दबा रहा है, बिल्कुल खुल नहीं रहा है, उनको फील होता है वो। तो इस तरीके से उसमें अब छोटे बच्चे हैं अगर, तो उनके लिए तो और वो तो बोल नहीं पाएंगे, वो सिर्फ रो सकते हैं। फिर आपको फिर बाकी टेस्ट करके, हाँ इसका ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं है इसका बॉडी में, फिर आप टेस्ट करके उसको ऑक्सीजन देंगे, या लंग्स को जो है प्रॉपर एक्सपेंड करने के लिए, या जो एल्विलाई या ब्रोंकस है उसको एक्सपेंड करने के लिए आप मेडिसिन बाद में देंगे। तो ये खास ख्याल उसमें रखने की ज़रूरत है। बच्चों को भी प्रॉपर जिस तरीके से उनके आसपास में, मैंने कहा कि जैसे कि आप जो आग जलाते हैं वो थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। रूम में जो है आसपास में जैसे आग जो है जलाने के इस तरह के जो कार्बन पार्टिकल जिसकी वजह से ज़्यादा हो वो अवॉइड करें। प्लस आसपास में जो है पेड़ पौधे का लगाना, ये हमेशा जो है ग्रीनरी अगर रहेगी तो थोड़ा सा एयर जो है आपका नेचुरल एयर जो है ज़्यादा होगा। अर्ली मॉर्निंग के टाइम में आप बच्चे, आप तो एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, छोटे बच्चे को बहुत एक्सरसाइज के लिए आप नहीं बोल रहे हैं, तब भी उनको उस ग्रीनरी के आसपास में आप रख सकते हैं, जो है खुली जो है अपने आप घर के आसपास में अगर ग्रीनरी है उसके शेड में, तो वो बेनिफिशियल उनके लिए होगा ये। तो आपने जाना कि शिशु रोग भी कितना गंभीर हो सकता है और छोटे बच्चों को कितनी ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है, और छोटे बच्चों के पेरेंट्स को उनसे भी ज़्यादा जो है सावधान रहने की ज़रूरत है, प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा ठंड के मौसम में ही उन्हें जो है रोग पकड़ता है और बच्चे जो हैं गंभीर हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं अस्थमा अटैक कहीं ज़्यादा बच्चों में देखने को मिलता है, जिसका बहुत ज़्यादा विस्तार में डॉक्टर साहब ने अपना इलाज, उपाय और सारा प्रिकॉशंस बताया है। उम्मीद है लोगों के लिए काफ़ी लाभदायक होगा। आपकी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तब तक के लिए इतना ही। स्वास्थ्य चर्चा के अगले कार्यक्रम में जुड़ने के लिए दूरदर्शन झारखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें। जोहार।